हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लैंग्वेज जंक्शन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम समेटिव असेसमेंट 1 दिसंबर 2021 फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी पेपर का पार्ट बी, इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर मैंने इसलिए लिया है, जो इस साल परीक्षा लिख रहे हैं वो लोग इस पैटर्न को समझ सकें, क्योंकि हो सकता है उनको एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पे आए। इसलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझाकर उनके उत्तर बताए जाते हैं, है ना। एक और बात, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और जो पेपर हल किया जा रहा है वो आपको जल्दी से मिले और आप समझ सके। ठीक है, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद कहती हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखें हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हर बार देखिए पेपर में अंत में वाक्य में प्रयोग करने के लिए प्रश्न दिए जाते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, आपको पहला जो प्रश्न है वही वाक्य में प्रयोग करने के लिए दिया गया है। यहाँ पर मैं बस यही कहूंगी कि वाक्य में प्रयोग अगर आप सही ढंग से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, तो आपको जो शब्द दिया गया है ना, उसका अर्थ मालूम होना चाहिए। अर्थ अगर नहीं मालूम है तो आप वाक्य नहीं बना पाएंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो 2 अंक के प्रश्न होता है ये वाक्य में प्रयोग करना, वो छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें अर्थ नहीं मालूम है। इसलिए शब्दार्थ पढ़िए ताकि अर्थ मालूम हो सके आपको, ताकि वाक्य बनाने में आपको आसानी हो सके। अध्ययन, अध्ययन का अर्थ मालूम है तो ही वाक्य बना सकेंगे आप। अध्ययन पढ़ाई, पढ़ाई की प्रक्रिया से संबंधित है ना। अध्ययन, पढ़ाई, कल्पना, इमेजिनेशन, है ना, सोच, तो इनका अर्थ मालूम है तो ही आप वाक्य बना सकेंगे। आपको परीक्षा में कौन सा शब्द देगा ये नहीं मालूम, है ना। आप बाय हार्ट नहीं कर सकते, सिर्फ 2 शब्द ये कौन सा भी शब्द दे सकता है, इसलिए शब्दार्थ अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर कोष्ठक में लिखिए। देखिए आप क्या है, मैं पाठशाला के कार्यक्रम में भाग लेता हूँ। ब्रैकेट में जो इस तरह से प्रश्न आपको पूछा गया है ना, यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना। आप रेखांकित शब्द का भिन्नार्थक है, भिन्नार्थ पूछ रहा है। भिन्नार्थ क्या होता है, एक ही शब्द रहता है लेकिन संदर्भ अनुसार हम उसके अर्थ अलग लेते हैं, जैसे भाग है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर क्या है, अंश, सहभागिता। अंश यानी एक हिस्सा, है ना, पोर्शन, भाग। जैसे वह तो रोटी का या फल का, है ना, किसी चीज जो खाने की चीज है उसका अंश मात्र खाया है, बस थोड़ा सा पोर्शन लिया है उसने। सहभागिता यानी भाग लेना, किसी खेल में हो, किसी एक्टिविटी में हो, वहां भाग लेना। जैसे मैंने क्रिकेट में भाग लिया, ठीक है, मैंने क्रिकेट में भाग लिया। तो इस तरह से यहाँ पर 2 अर्थ आ रहे हैं। एक और उदाहरण दूंगी मैं आपको, जैसे पर एक शब्द दे दिया और भिन्नार्थ पूछ रहा है। राधा तुम जाओ पर सीता तुम मत जाना। पर का अर्थ हम यहाँ पर क्या ले लिए, लेकिन ले, है ना। दूसरा अर्थ क्या होता है पर का, मोर के पर बहुत सुंदर होते हैं, है ना। इस तरह से अर्थ अलग अलग होते हैं, शब्द एक ही है ना, अर्थ अलग अलग देते हैं तो वो कहलाते हैं भिन्नार्थ। तो इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेश का निशाना तो चूक गया मगर नरेश का निशाना तो डैश था। क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है। तो आपको चूक का विलोम क्या होगा, अचूक। ये चूक का विलोम शब्द है अचूक। तो इस तरह से 4th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वन, मीनाक्षी को सभी अध्यापक
गुणवती मानते हैं। अध्यापक आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। अगर अध्यापिकाएं होना था या तो अध्यापक है। गुणवती मानते हैं, क्या पूछ रहा है, प्रत्यय पूछ रहा है यहाँ पर, है ना। प्रत्यय और उपसर्ग पर मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया है, ताकि बहुत अच्छे से आप समझ सके हम कैसे पहचानेंगे कि उपसर्ग को कैसे अलग करें और प्रत्यय को कैसे अलग करें, ठीक है। तो एक ही बात यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है, चाहे उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय हो, उसमें पहले आप शब्द मीनिंगफुल वर्ड पहले अलग कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ गुण प्लस वती, गुण अलग हो गया, है ना, यानी वहां पर एक अर्थपूर्ण शब्द निकल रहा है, गुण का अर्थ है। ऐसा नहीं कि गुण अलग कर दिए वती अलग कर दिए तो चलो वती बच गया हम लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे अत्यधिक है ना, उपसर्ग अगर आप अलग कर रहे हैं, वहां अत्या नहीं निकाल सकते। शब्द मीनिंगफुल वर्ड क्या है वहां पर, फिर से देखना होगा आपको, अर्थपूर्ण शब्द क्या है, अधिक, ये अर्थपूर्ण शब्द है ना, तो वहां पर क्या निकाला है, अति प्लस अधिक, इस तरह से। तो यहाँ पर गुणवती में प्रत्यय पूछा है, शब्द के अंत में अगर लगे तो प्रत्यय कहलाते हैं, शब्द के पहले अगर लग रहे हैं तो वो उपसर्ग कहलाते हैं ना। शब्दांश जो होते हैं पहले लगे शब्द का एक अंश तो उपसर्ग होगा, शब्द के बाद में लग रहे हैं प्रत्यय हो, ठीक है। तो वती क्या होगा यहाँ पर, प्रत्यय हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म तत्व का मौन भाव से मनन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, है ना। बहुत सारे वाक्य यहाँ पर दिए हैं, उनको संक्षिप्त रूप में एक ही हम शब्द में बोल सकते हैं। ऐसे प्रश्न जो होते हैं आप ध्यान से पढ़ना और समझना। धर्म तत्व का मौन भाव से मनन करने वाला, क्योंकि इतने शब्दों के लिए हम केवल एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और वो है मुनि। मुनि जो होता है धर्म तत्व का मौन भाव से मनन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मग्लानि के कारण योगेश किसी से बात ना करता था, है ना। वर्तनी, वर्तनी स्पेलिंग्स, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स के कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं या वाक्य में स्पेलिंग मिस्टेक्स करके कुछ ऐसे शब्द दिए जाते हैं ना, वर्तनी यानी स्पेलिंग्स, आपको सही वर्तनी पहचानना है। तो यहाँ पर आत्मग्लानि का जो सही वर्तनी है, जो सही स्पेलिंग्स है, वो क्या है, आत्मग्लानि, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी के कारण सोहन की नासिका से खून बहने लगा। अब यहाँ पर जो देश तद्भव विदेशी तत्सम दिया है वो पहचानना है आपको कि कौन सा शब्द है। ध्यान में रखिए, आप तत्सम और तद्भव कुछ शब्द बाय हार्ट कीजिए, और तत्सम क्या होते हैं तद्भव क्या होते हैं ये भी जानकारी रहना। आप वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जितने टॉपिक्स दिए गए हैं मैं अलग अलग टॉपिक्स पर एक एक वीडियो बना चुकी हूँ। वो वीडियोस अगर आप देख रहे हैं आप तो अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पर तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें हम ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करके हिंदी में पढ़ रहे हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर नासिका क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि नासिका का तद्भव क्या होगा, नाक, ठीक है। तो नासिका क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, पुस्तक, गुड्डा और पक्षी को ग्राहक ने बाजार से खरीदा। इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। अब यहाँ देखिए, पुस्तक, लिंग पहचानने की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, या तो वो ई जो शब्द रहेगा वो ई मात्रा से अंत हो रहा है तो वो भी स्त्रीलिंग होगा, लेकिन कभी कभार वहां ई की मात्रा नहीं रहती है, और कभी कभार ई की मात्रा रहने पर भी कुछ शब्द स्त्रीलिंग नहीं होते हैं, तो फिर कैसे पहचान, देखिए। तो वहां पर आप जो शब्द दिया गया है उस शब्द को जब बहुवचन में बदलेंगे, अम की मात्रा ये चंद्र बिंदु आ रही है तो समझना वो स्त्रीलिंग है। एक और बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, जो शब्द दिया गया है उसको आप अच्छा या अच्छी लगाकर पढ़िए। पुस्तक अच्छी है या अच्छा है, क्या कहते हैं हम, अच्छी है।
है ना। गुड्डा अच्छा है या अच्छी है? अच्छा है। और पक्षी अच्छा है या अच्छी है ना, क्या कहते हैं? तो इन तीनों में हम पुस्तक अच्छी है कहते हैं, है ना, पुस्तक अच्छी है। तो इस तरह से पुस्तक क्या होगा यहाँ पर? स्त्रीलिंग शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को अत्यंत महत्व दिया है। यहाँ देखिए फिर उपसर्ग पूछ रहा है। इससे पहले के शब्द में यानी जो प्रश्न था वो प्रत्यय अलग करने का, वहां पर मैंने समझाया था आपको अत्यधिक का उदाहरण देकर। अब यहाँ पर अत्यंत है, तो यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द क्या निकल रहा है इस शब्द में? अत्यंत में अंत देखिए अर्थपूर्ण शब्द निकल रहा है ना। बचा क्या? आप अत्य नहीं लिख सकते आप। यण संधि का नियम लागू होता है इस तरह के शब्दों में। उपसर्ग अलग करने के लिए भी आपको यण संधि का नियम पता रहना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अति प्लस अंत होता है। क्या होगा जब अति प्लस अंत? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेंद्र हवन के लिए सामग्री लाया। महेंद्र हवन के लिए सामग्री लाया। कारक आप हो सके तो कारक अगर आप बाय हार्ट कर रहे हैं या इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको देखते ही पता चलना चाहिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, है ना, अधिकरण में पर। तो इस तरह से यहाँ पर के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, आप खुद ही देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है। सर्वनाम का भेद पहचानना है ना। सर्वनाम का भेद, सर्वनाम के कितने भेद हैं ये आपको पता रहना चाहिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, है ना, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये सर्वनाम के भेद हैं। तो अब यहाँ पर क्या ये प्रश्न है या निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है? मैं यहाँ ऑप्शन ए टिक कर रही हूँ कि निजवाचक है। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए, जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूंगी तो आप उससे समझ जाएंगे। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। मैं अपना भी बोल रही हूँ और स्वयं भी बोल रही हूँ। मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। माताजी भोजन अपने आप बनाती है ना। इस तरह से जो शब्द आएंगे, निजत्व को जो बता रहे हैं, बोध कराता है, यहाँ पर वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप अपना अपना काम करिए, है ना, अपनी अपनी बात बताइए, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा कोट पहनने वाला भूतेश कल हमारे घर आया था। संधि विच्छेद करने पर कैसे होगा ये पूछा गया है। देखिए, भूतेश जहां संधि हो रही है, संधि हो रहे हैं यानी दो वर्ण मिलना, संधि यानी मिलना, संधि हो रही है, वहां पर अगर एक ही मात्रा आ रही है तो समझना वो गुण संधि है। देखिए, आयाती संधि को जब विच्छेद करेंगे तो वहां पर एक ही मात्रा आती है। मैं वो नहीं बोल रही, पूरे शब्द की बात कर रही हूँ, ए मात्रा वाली। जैसे सुरेश, महेश, सुरेंद्र, नरेंद्र, देखिए सब में एक ही मात्रा है। तो वो कौन सी संधि कहलाएगी? गुण संधि। ठीक है। देखिए यहाँ पर भूत प्लस ईश विच्छेद करेंगे तो इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी ने बेटी से कहा तुम्हारी माताजी गृह स्वामिनी है। रेखांकित शब्द का समास विग्रह करने पर होगा, है ना। संधि है तो हम विच्छेद कहते हैं, अलग करके लिखने को, समास को अलग करके लिखने को हम विग्रह कहते हैं। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है? गृह स्वामिनी, इसका विग्रह करने पर क्या होगा? तो उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, गृह की स्वामिनी। स्वामिनी यानी मालकिन, है ना, ग्रह की स्वामिनी। तो ये सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की द्वारा दाल और भात खाया जा रहा था। वाच्य पूछा है,
मैंने वाच्य के लिए भी जो समझाया है आपको, इससे पिछले पेपर में जब हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, उसमें अलग से मैंने वाच्य समझाया है। तीनों प्रकार के वाच्यों को उदाहरण द्वारा समझाया गया है। तो अगर आप वो देख रहे हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं हर प्रश्न को आपको हर एक पेपर में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश तो जरूर करती हूँ। तो देखिए, खाया जा रहा था, वाच्य पहचानने के लिए आप पहले क्रिया को देखिए। बस क्रिया जब हम पढ़ेंगे, खाया जा रहा था, तो क्रिया किसके अनुसार हो रही है, यानी किसको महत्व दिया गया है क्रिया में। बिल्कुल सही है आपकी बात के कर्ता के द्वारा ही काम हो रहा है, लेकिन क्रिया में किसको महत्व दिया गया है वो देखना है। खाया जा रहा था, क्या दाल और भात कर्म है यहाँ, है ना। जिससे काम हो रहा है, जो काम कर रहे हैं वो करता है, यानी लड़की है। ठीक है, लड़की दाल भात खा रही थी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। ऐसा अगर होता, खा रही थी कौन, लड़की, करता होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, दाल और भात खाया जा रहा था, यानी कर्म को महत्व दिया गया है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये होगा कर्म वाच्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सन्यासी ने सूर्य का अर्घ्य दान किया। देखिए, इसको प्रश्न बनाने के लिए बोल रहा है। प्रश्न रूप में अगर इसको बदलेंगे तो आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। किसने सूर्य का अर्घ्य दान किया, कहाँ, क्यों, कैसे। तो क्या ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए, किसने सूर्य का अर्घ्य दान किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमेशा तेज दौड़ने वाले तुम आज पीछे कैसे रहे। पदबंध पूछ रहा है। पदबंध कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि जो आप ना समझ सके। एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ आपको, जो बहुत अच्छे से और जल्दी समझ जाएंगे। जो वाक्य आपको दिया गया है, जो रेखांकित किया गया है, उसका अंतिम शब्द देखिए क्या है। अंतिम क्या है, तुम। हमेशा तेज दौड़ने वाले तुम क्या है, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्या है तुम, है ना। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। तुम क्या है, सर्वनाम है, इसलिए ये पदबंध क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। समझे आप। वाक्य के अंत में देखिए क्या शब्द दिया गया है, उसके अनुसार आप पदबंध पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार में इस नाम की कोई वस्तु डैश है ना। नकारात्मक पूछ रहा है। नकारात्मक में मत और नहीं, ना का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पर बाजार में इस नाम की कोई वस्तु मना है, नहीं हो सकता। मत है, ना है, नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर सही ऑप्शन सी, बाजार में इस नाम की कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा ने कपड़े खरीद लिए होंगे, यह वाक्य किस काल का उदाहरण, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। तो यहाँ पर भूतकाल के जो भेद दिए गए हैं, सामान्य भूत, पूर्ण, आसन, ये मैंने समझाया है। हो सके तो आप देखिए वो, ताकि और अच्छे से समझे। ये संदिग्ध भूतकाल है। क्यों, मीरा ने कपड़े खरीद लिए होंगे, कार्य तो भूतकाल में हुआ है ना। कार्य कब होने का बता रहा है यहाँ पर, भूतकाल में, लेकिन कार्य होने की शंका है, डाउट है, संदेह है। मीरा ने कपड़े खरीद लिए होंगे, तो क्या होगा, जहां संदेह होता है किसी वाक्य में, वो होता है संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट, वाक्य का सही क्रम पहचानना, है ना। एक तो आपको वर्तनी शुद्ध करने के लिए कहता है, स्पेलिंग मिस्टेक देखकर इस तरह से, या कभी कभार वाक्य का जो क्रम होता है वो सही नहीं रहता। जैसे अध्यापक ने नया पाठ पढ़ाया कक्षा में आकर। ठीक है, वाक्य पढ़ने पर ही आपको समझ में आ जाता है कि वाक्य सही नहीं है ना। तो कक्षा में आकर अध्यापक ने पाठ नया पढ़ा, नया पाठ कक्षा में आकर अध्यापक ने पढ़ाया, अध्यापक ने कक्षा में आकर नया पाठ पढ़ाया। क्या सही होगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर
सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक और पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।